चाहूंगा इस किताब का जो आपने टाइटल दिया है, जो नाम दिया है, वो है हिंदुत्व मुक्त भारत। ये आज के समय में अगर हम देखें तो काफी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल है। फिर ये आपने टाइटल देने का क्यों सोचा था? एक तरफ हम बाबा साहब को देखते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि जो ये सारे जो काम है जो दलित कम्युनिटी जो करती है नॉर्थ इंडिया में, एक गांव बेल्ट में या फिर पूरे भारत में, उन कामों को हमें छोड़ना होगा। और दूसरी तरफ आप हैं जो उन दलित लोगों के कामों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आते हैं। क्या ये आपस में अंतर विरोध नहीं है? क्या आप बाबा साहब की उन बातों को काटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जय हिंद सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं किताब पर चर्चा में। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कांचायलया शेफर्ड, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी किताब है पोस्ट हिंदू इंडिया, अ डिस्कोर्स ऑन दलित बहुजन सोशल स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन। हिंदुत्व मुक्त भारत, दलित बहुजन सामाजिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक क्रांति पर मंथन। इस किताब पर आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे और कई सारे सवाल हम उनसे पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इन डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे उनके विमर्श को। स्वागत है डॉक्टर कांचायलया सर आपका बहुजन साहित्य पर। सर, thank you very much, Rajat Maurya, for organizing this discussion. बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा, इस किताब का जो आपने टाइटल दिया है, जो नाम दिया है, वो है हिंदुत्व मुक्त भारत। ये आज के समय में अगर हम देखें तो काफी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टाइटल है। फिर ये आपने टाइटल देने का क्यों सोचा था? इवन नहीं, किताब का ओरिजिनल टाइटल है ये इंग्लिश का पोस्ट हिंदू इंडिया। पोस्ट हिंदू इंडिया, जी। डिस्कोर्स ऑन दलित बहुजन सोशियो स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसको जब सेज कंपनी ने इंग्लिश में अनुवाद किया, वही कंपनी किया, वो कंपनी का लोग हिंदी टाइटल ये हिंदुत्व मुक्त भारत ये टाइटल चूज किए। वो परहैप्स जब ट्रांसलेशन हो रहा था, जब वो टाइम पे बीजेपी सत्ता में भी थे और उसीलिए वो जो ट्रांसलेटर और जो पब्लिशर्स है वो हिंदी में ये टाइटल बहुत अच्छा होगा, मार्केटेबल होगा और लोगों को पढ़ने के लिए काफी इंस्पिरेशन दे सकता है, इसीलिए वो टाइटल चूज किया। मगर ये मैं पहले जो इंग्लिश का टाइटल लिया वो ये आदिवासी से लेके दलित और पूरा शूद्र जातियों का उत्पादन को और उन लोगों का कल्चर को, सिविलाइजेशन को, ब्राह्मण और बनिया कल्चर सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हुए एक एक जात पे एक एक चैप्टर लिखा और बाद में एक कास्ट सिस्टम जो है, इनइक्वालिटी, इतना बड़ा इनइक्वालिटी सेट किया है, ये कास्ट सिस्टम से कभी ना कभी एक सिविल वॉर होने का पॉसिबिलिटी है। जैसा अमेरिका में 100 years ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो ब्लैक्स है, वो ब्लैक्स काफी एजुकेटेड बनने के बाद फिर भी जो इनइक्वालिटी ऑपरेशन सिस्टम में था, जब एक सिविल वॉर शुरू हो गया, जैसा मार्टिन लूथर किंग
65 में आके फिर एक बड़ा मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट। अगर ये कास्ट सिस्टम को ये लोग अबॉलिश नहीं करेंगे, उसके अबॉलिशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन नहीं है। अनटचेबिलिटी के बारे में प्रोविजन है, मगर कास्ट सिस्टम को बिल्कुल अबॉलिश करने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसके अलावा जो 4000 साल से जब हड़प्पा सिविलाइजेशन बना था, जब से लेके अब तक जो शूद्र लोग हैं, यूपी में जाट हो सकते और कुर्मी हो सकते, कई आर्टिजानल कम्युनिटीज है, कुंवार है, फिशिंग कम्युनिटीज है, तो बार्बर्स है, ऐसा कम्युनिटीज जो पूरा देश में है, जो खेती करना, इंस्ट्रूमेंट बनाना, साइंटिफिक डिस्कवरीज करना, देश का जो वेल्थ को सृष्टि करना और उसको बड़ा करना, वो लोग ही किए। मगर जात सिस्टम आने के बाद जो ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, खत्री और क्षत्रिय, ये 5 जो द्विजा कम्युनिटी है, जो जनेब डाल लेते हैं, जो पढ़ लिखे से संस्कृत पढ़े, बाद में पर्शियन पढ़े, बाद में अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये लोग पूरा वेल्थ और पावर को अपने हाथों में लेके पूरा शूद्रों के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर काफी कंट्रोल और पावर चला है। इससे ही एक सिविल वॉर हो सकता। ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो चला है देश में, 4000 साल में जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा चला, वो ट्रॉमा ये लोग एजुकेटेड होने के बाद, मोर इम्पोर्टेंटली ये लोगों में, बैकवर्ड क्लासों में, दलितों में, आदिवासियों में और शूद्र अनरिजर्व्ड कास्टों में इंग्लिश एजुकेशन जब फैलता है, तब एक बड़ा से बड़ा एक मूवमेंट आ जाएगा, एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके महात्मा फुले, अंबेडकर का फिलॉसफी को लेके कास्ट को अबॉलिश करने का कुछ करते हैं लोग, तो वो तो अलग बात, वो तो रिजॉल्व होते हैं, रिकंसाइलेशन बोलते हैं उसको। जैसा साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स और ब्लैक रिकंसाइल हो गए, ब्लैक्स को पावर ट्रांसफर कर दिए, वो पॉसिबिलिटी भी है। मगर एक किताब में मैं ये बताया दैट सिम्टम्स ऑफ सिविल वॉर जो है, ये प्रोडक्शन सिस्टम को जो ह्यूमिलिएट की, देखिए हल चलाना, कैटल को देखना, उसको पालन पोषण करना और पूरा जिंदगी को उसको एक सिस्टम बनाना, ये पूरा शूद्र, दलित, आदिवासी लोग किए। मगर उसके बाद उसके पास आज कुछ सत्ता नहीं है, दिल्ली में नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, यूनिवर्सिटीज में नहीं है, आईआईटीज में नहीं है, फॉरेन सर्विसेज में नहीं है। ये एक एंगर पैदा कर सकता। उसीलिए मैं ये किताब बहुत मेहनत करके 10 साल गांव फिर के जात का पूरा टेक्नोलॉजी, कल्चर, उन लोगों का कौन सी गॉड गॉडेस को वर्शिप करते हैं ये लोग, ये पूरा सिस्टम को लेके मैं एक किताब लिखा था। एक किताब को 2017 में आर्यवैश्य जो लोग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हैं, वो लोग इसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए
इसको बैन करने के लिए। और जब बीजेपी का गवर्नमेंट भी सत्ता में था, वो सुप्रीम कोर्ट को लेके गए, तो वहां जो है 3 जजेस, चीफ जस्टिस मिश्रा और 2 जस्टिस चंद्रचूड़ और एक जज, 3 जजेस said this book cannot be banned. This is a study of social science, it cannot be banned. तो बाद में काफी केसेस आए, इसमें चैप्टर्स को लेके केसेस आए, किताब को लेके काफी रिव्यूज में अटैक किए, काफी परेशान करे मुझे एक किताब आने के बाद। फिर भी तो लड़ाई, इसके बारे में सुना भी था कि आपके ऊपर इस किताब को लेकर वहां की बनिया कम्युनिटी ने आपके ऊपर हमला वगैरह भी करवाया था। वो काफी पूरा 2 स्टेट में हंड्रेड्स बनिया लोग बाहर निकाल के रोड्स पे मोर्चा निकाले। मेरा मेरा जो दिस्की बम्मा करके उसको कहीं उसको जलन किए और किताब को जलन किए। मुझे अरेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स के पास, दोनों गवर्नमेंट्स पे काफी प्रेशर किए, और ऐसा जो हुआ है, इसीलिए वही लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए। अब तेलंगाना में 4 केसेस है मेरे ऊपर, वो लोग लगाए। सो मेरा केस भी हाई कोर्ट में उसको स्टे करने के लिए मेरा केस भी है, और मेरा ऊपर काफी हमला करने के लिए कोर्ट्स में कई गांव विलेज का कोर्ट पे केसेस लगाए। मैं कोर्ट को जाके अटेंड करने के लिए ट्राई करे तो वहाँ अटैक करने के लिए ट्राई किए। तो ये सब कर रहे हैं, फिर भी मैं लिखना बंद नहीं किया। मैं समझा ठीक है, अगर वो लोग मुझे मारेंगे, देखिए गांधी जी को मारे गए, और पुले पे कई बार अटैक का प्रयास हुआ था, सावित्रीबाई के ऊपर हुआ था, अंबेडकर के ऊपर काफी कई बार अब्यूज और अटैक्स भी करे थे। तो वो लोग अपना काम किए, बिकॉज 4000 साल जो लोगों के पास पेन नहीं था और हल चलाए और स्पेड को लेके प्रोडक्शन किए, वो लोग किताब को अपना हाथ में रख के उसको एक नेशनल सिंबल बना के इतना बड़ा लोगों, ये मुस्लिम नहीं है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये आदिवासी है। मैं जो है मुस्लिम के लिए लड़ाई नहीं करता, मैं क्रिश्चियन के लिए लड़ाई नहीं, मैं जो है शूद्रों के लिए लड़ाई। मैं एक शूद्र, मेरा फुल नाम है कांचा इलैया शेपर्ड, मैं इंग्लिश में शेपर्ड लगा, क्योंकि पूरा देश में और बाहर लोगों को समझ में आना है मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरा पेरेंट्स क्या किए थे। मेरा पेरेंट्स हजारों साल, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वो शीप को, गोट को पालन करते थे, वही उन लोगों का जिंदगी थी। तो पहली बार मैं पढ़ लिया, मैं खुद इंग्लिश सीख लिया। देश में इतना बड़ा चर्चा करने का एक मौका मुझे पहले बार मिला, उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए मैं हमेशा इंग्लिश में लिखना, मैं कोई क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं सादा सीधा सिंगल टीचर तेलुगु मीडियम स्कूल में पढ़ के ये देश में ये हालत कैसा ऐसा बन गया, इसको क्या करना है। और बाद में मैं मार्क्स को पढ़ा, बाद में फुले को पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा। मैं समझा कि अभी जो हो रहा है अंबेडकर के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, डेमोक्रेसी सिस्टम रहने के बाद भी क्या हो, ये एज का
जो पूरा माहौल है उस पर लिखने के लिए मैं कलम लिया, वो इंग्लिश में लिखने के लिए लिया। और मैं मेरा पीएचडी का जो थीसिस था उस्मानिया में मैं पीएचडी करा था, वो गौतम बुद्ध का पॉलिटिकल फिलॉसफी पे किया। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को काफी पढ़ा, पूरा मैं इंग्लिश में, पूरा अनुवाद है इंग्लिश में पढ़ा। काफी ब्राह्मण स्कॉलर्स, बनिया स्कॉलर्स मेरे से चर्चा किए, आप ऐसा कैसा लिखते हैं, आपको संस्कृत नहीं आता। मैं बोला संस्कृत पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो हमारा भाषा नहीं, हमारे लिए कुछ हरा नहीं है। तो मैं इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वही पढ़ के और लोगों का जिंदगी पढ़ के मैं किताब लिखता हूँ। तो ऐसा मैं व्हाई एम नॉट ए हिंदू लिखा, गॉड एज पॉलिटिकल फिलोसोफर, बुद्धा चैलेंज टू ब्राह्मणिज्म एक किताब लिखा, बफेलो नेशनलिज्म एक किताब लिखा, वो उन लोगों का काउ नेशनलिज्म का खिलाफ पे वो किताब आया। और अब शूद्रों के ऊपर द शूद्रास विजन फॉर ए न्यू पाथ, वो बड़ा पेंगुइन कंपनी डाला है। ये हमेशा आर्टिकल्स लिखते रहता हूँ, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आपने इस किताब में, आवाज आ रही है प्रॉपरली आपको? क्या किया? मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आपने इस किताब में दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक आध्यात्मिक फांसीवाद और एक आध्यात्मिक गुलामी, जिसका जिक्र मैंने पहले कभी भी कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा। हालांकि बाबा साहब ने जो ब्राह्मण धर्म है उसके ऊपर हमेशा आघात किया, उसके ऊपर हमेशा कड़ा प्रहार किया, और उनका जो पूरा कार्य हम देखते हैं, जो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हम देखते हैं, तो वो उस आध्यात्मिक गुलामी से आजादी दिलाने का है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस तरह के शब्द हमें कहीं भी इस्तेमाल होते हुए नहीं दिखाई देते, जो कि आपने इस किताब में किया है। आप इस आध्यात्मिक गुलामी या आध्यात्मिक फांसीवाद को कितना बड़ा थ्रेट, कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? देखिए, मैं दुनिया में जो बड़ा रिलीजन्स है, 4 रिलीजन्स, बड़ा रिलीजन्स, वो 4 रिलीजन्स को मैं केयरफुली पढ़ लिया। एक क्रिश्चियनिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी में हैं। दूसरा जो है इस्लाम है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इस्लाम में है। तीसरा जो है बुद्धिज्म है, चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, ऐसा ज्यादा कंट्रीज बुद्धिज्म में है। और फोर्थ रिलीजन है हिंदुइज्म। ये सारा रिलीजन जो है, भगवान एक है, वो भगवान ने सृष्टि किया, भगवान ने पूरा दुनिया को सृष्टि किया और लोगों को सृष्टि किया। ये पूरा रिलीजियस सिस्टम का एक फिलॉसफी होता है, उसमें तो अपना अपना रिलीजियस ग्रंथों में लिख ली, जैसा बाइबल है, कुरान है, बुद्धिस्ट सुत्तास और पितकास है। जो हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है, ऋग्वेद और भगवत गीता, दोनों इम्पोर्टेंट ग्रंथ वो लोग। इसमें मैं कंपेयर करके अगर मैं देखा तो एक्सेप्ट हिंदुइज्म के अलावा जो ब्राह्मणवाद सृष्टि करे सो हिंदू थॉट, उसको इससे पहले सनातन धर्म कहते थे और इसको ब्राह्मणवाद कहते थे, इसको संस्कृतवाद कहते थे। इसमें भगवान लोगों को सिर से ब्राह्मण्स को पैदा किया और अपने शोल्डर से क्षत्रिय लोगों को पैदा किया, और उन लोगों का जो
ताइस बोलते हैं इंग्लिश में, वहां से वैश्य लोगों को पैदा किया और भगवान का पांव से, पीठ से शूद्रों को पैदा किया। ये थियरी जो है क्रिश्चियनिटी में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, बुद्धिज्म में नहीं है, पूरा रिलीजन में, इवन जुडाइज्म, अदर रिलीजन में, गॉड क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वल। एक समानता औरत और मर्द को, और वो छोटे हो, बड़े हो, वो धनवान हो, वो गरीबी हो, सब लोगों को भगवान के सामने एक समानता, एक इक्वालिटी दी है। उसको मैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, आध्यात्मिक एक प्रजास्वामिक सिस्टम बोला। जब भगवान का जो सृष्टि में सब आदमियों को, सब मानवताओं को समानता से भगवान सृष्टि किया, जो थिंकिंग होता है, जो लिखना होता है, वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का थॉट। हिंदुइज्म में जो ऋग्वेद में जो लिखा है, सिर से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, पांव से एक, जो भगवान का सृष्टि का थियरी है, ये आध्यात्मिक फासीवाद थियरी, स्पिरिचुअल फासिज्म। ऐसा थियरी बनने के बाद इसको चेंज करना बहुत मुश्किल, लोगों में वो दिमागों में बैठते हैं और अपना जिंदगी को वो कंट्रोल करते रहते हैं। देखिए, आदिवासी है, मैं ये किताब में बताया, पूरा हमारा फूड कल्चर जो है, किसको खाना, किसको नहीं खाना, कौन सी जानवर को खाना, कौन सी वेजिटेबल को खाना, ये पूरा फूड कल्चर को आदिवासी लोग वो डिस्कवर करके, स्टैंडर्डाइज करके हमें दे दी हो। प्लेन का लोग कुछ नहीं दी, या ओबीसी हो, या शूद्र हो, या ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई हो। हम सब लोगों को आदिवासी ने एक फूड कल्चर। उसके बाद शूद्र में जो जातियां हैं, दलित जो है, लेदर काम किए, एनिमल इकोनॉमी किए, लेदर इंडस्ट्री बनाए, लेदर का कई आर्टिकल्स बनाए, एग्रीकल्चर को चलाने का कई इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। वो लोग अनटचेबल कैसा हो गया? भगवान का दृष्टि में वो लोग अनटचेबल कैसे? और उसके बाद जो है शेपर्ड्स है, मीट एंड मिल्क इकोनॉमी को तैयार किए, और बार्बर्स जो है ह्यूमन को बहुत अच्छा क्लीन कटिंग करके, शेव करके, औरत को, मर्द को वो नेल्स निकाल के पूरा क्लीन करते रहते हैं। वो क्लीनर्स, वो ह्यूमन वेल विशर्स है, वो डॉक्टर्स है। अगर लॉन्ग हेयर होते हैं ना, तो ब्रेन बहुत कम काम करने वाला होता, तो उसको लिए उसको शॉर्ट करना, नहीं तो शेव करना, वो साइंस को लोग डिस्कवर की। और उसके बाद जो हल चलाए, जो एग्रीकल्चर करे, वो एक सीड से थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ सीड्स बनाने का एक साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रोसेस था, पूरा शोध। यूपी में जाट्स होने दो, या बंगाल में महिष होने दो, या गुजरात में पटेल्स है, महाराष्ट्र में मराठास है, पूरा ओबीसी है। ये लोग एग्रीकल्चर करके करके देश में एक फूड सरप्लस बनाए, तो उन लोगों को शूद्र बोल के भगवान के पास जाने का हक नहीं दिए, किताब पढ़ने का हक नहीं दिए। संस्कृत अगर पढ़े तो उन लोगों का टंग को काट करते थे, और नाक को कट करते थे। ये पूरा क्या है? ये
एक आध्यात्मिक फासिज्म से आया, जो अदर रिलीजन्स में, दूसरे रिलीजन्स में ये नहीं है। एक धनवान हो सकता है, धनवान गरीब बनता है और गरीब धनवान बनता है। आज कोई पॉट बना के जीते रहते हैं, कल वो दूसरा लेक्चरर बनते हैं, टीचर बनते हैं, ऑक्यूपेशनल चेंज हो सकते हैं। इंडिया में वो भी अलाउ नहीं किए। ऐसा एक सिस्टम बना के हमको उसमें बिल्कुल कंपाइल, उसको अरेस्ट कर दिए ना, वो स्पिरिचुअल फासिज्म से हुआ। और लोग कैसे बिलीव करें? जाट्स क्यों बिलीव करे, उर्मीस क्यों बिलीव करे, रेड्डीज, कम्मास या लिंगायत, वकलिंगा, मराठा, ये पूरा धनवान भी है, वो ये थियरी को क्यों बिलीव करे? उनका दिमाग में ये था ब्राह्मण भगवान है, और वो जिनको भगवान बोल रहा है उन्हें हम, उसको अगर हम रिस्पेक्ट नहीं दिए, वो जो बोल रहे हैं वो उसको हम नहीं करें, वो भगवान हमारे ऊपर वेपन्स लेके हमको मारेंगे या हेल में लेके जाएंगे। तो ये पूरा थियरी, कर्मा थियरी, ये पूरा जो है, इन लोगों का स्वेच्छा को, इन लोगों का फ्रीडम को, इन लोगों का थिंकिंग प्रोसेस, एजुकेशन सीखना एक टेररिज्म हो। मुझे मालूम है, मेरा ग्रैंड माँ मुझे जब स्कूल भेज रहे हैं, मेरा माँ 9th साल में, मेरा ग्रैंड माँ आके बोली, नहीं, अगर हम शेपर्ड लोग, कुरमा लोग जाके स्कूल में पढ़े तो, ये बच्चे जाके पढ़े तो वो सरस्वती उन लोगों को मार देंगे, वो लोग मरेगा वहां। सरस्वती तो हमको पढ़ाई देने का, हमारे लिए भगवान नहीं है, हमारे लिए एक शैतान है बोले, वो उसका डर था। टीचर कितना बोले तो भी मेरा ग्रैंड माँ इतना रो रही थी। मैं जब स्कूल गए, मैं और मेरा भाई, सिंगल टीचर स्कूल, देखिए ये कहाँ से आया लोगों, यही ब्राह्मणवाद लोगों को दिमाग में एक थियरी लगाए, तुम अगर बच्चों को स्कूल में भेजते वो लोग मरेंगे, भगवान चुप नहीं बैठेंगे, तुम पढ़ने के लिए नहीं है, तुम काम करने, तुम एग्रीकल्चर करना है, तुम कैटल को देखना। ये पूरा जो है एक स्पिरिचुअल फैसिज्म का एक बहुत बड़ा माहौल बन गया। इसको कौन लिबरेट करना? अंबेडकर का थियरी वहां रोक गए, अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उन लोगों का किताब को पढ़ के उन्हें एक सिस्टम दे दिया, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, रिजर्वेशन का एक प्रिंसिपल लिखा, वो वहां तक रोक गए। गांव में क्या टेक्नोलॉजी है, कौन टेक्नोलॉजी बनाया, कौन साइंस बनाया? अंबेडकर का दिनों से लेके अब तक साइंस का 100 टाइम्स रेवोल्यूशन हो गया। कौन बनाया है रेवोल्यूशन? पूरा शूद्र लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग। मैं ये पूरा थियरी जो बोल रहा हूँ, ये मुसलमान के वकालत में नहीं बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन का वकालत में नहीं बोल रहा हूँ। ये देश को जो लोग ये देश बनाए, एक नेशन बनाए, इन लोगों को इतना दबा के रख के, ये ब्राह्मण, बनिया, कायस्था, खत्री और मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स, जो लेफ्टिस्ट हो, जो राइटिस्ट हो, वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। ये स्पिरिचुअल फासिज्म, ये थियरी को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा और कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना। इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसकी आधारशिला रखने वाले यहाँ के दलित, बहुजन, आदिवासी जो लोग हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनका हाथ ज्यादा है इसमें, रेदर देन जो खुद को स्वघोषित जो कहते हैं कि हम बड़े विद्वान लोग हैं, हम बड़े बहादुर लोग हैं, उनके कंपैरिजन में? नहीं, देखिए,
अब तक मेरा किताबों के ऊपर काफी चर्चा चला। मेरा किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, बाहर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कोलंबिया ऐसा यूनिवर्सिटीज में रिसर्च स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब तक 4 किताब मेरा प्रेसिडेंट, उसको बैन करने के लिए एबीवीपी और आरएसएस बीजेपी का प्रोफेसर्स एक रेजोल्यूशन लगाए और स्टैंडिंग कमेटी एक निर्णय लिया ये किताब को बैन। जब पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी जो है शूद्रों का, तो जाट, गुज्जर, पटेल, यादव, ये सब लोगों से लेके दलित, आदिवासी लोग पूरा इकट्ठा होके दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के पास जाके, अगर हमारे लिए पूरा इंडियन हिस्ट्री में प्रोफेसर कांचाइलेया शेपर्ड एक ही आदमी है, वो हमारा साइंटिफिक लाइफ को एग्जामिन, हमारा हल चलाने का जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी आया, जो आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हम बना लिए, जो वुडन इंस्ट्रूमेंट हम बना लिए, घर बनाने का जो टेक्नोलॉजी हम बना, इसके बारे में उन्हें कितना, और उन्हें जो है डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम गौरव के लिए यूनिवर्सिटीज में चर्चा कर रहे हैं। और पहली बार अंबेडकर के बाद उन्हें एक ही आदमी इंग्लिश में विलेजों के बाद, जो हड़प्पा नगर जो हड़प्पा ने बनाया, हड़प्पा एक आदमी था, साउथ में वीरप्पा, मोहली है, रामप्पा, यल्लप्पा, काफी नेम्स है। वो जो है अर्बन सिविलाइजेशन को बनाए, ब्रिक बनाए, वुडक्राफ्ट करवाए, कैनाल को बनाए और टैंक्स बनाए। वो हड़प्पा से लेके अब तक जो विलेज का साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग है ये, और जो मिलिट्री सिस्टम है इंडिया का, वो दलित और शूद्रों से आया, आदिवासी लोगों से। इसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का दिमाग को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और 1857 सिविल वॉर, जो मैं आज ही एक आर्टिकल न्यूज क्लिक में लिख, 1857 का सिविल वॉर शूद्र, दलित, आदिवासी यूथ से शुरू हुआ। वो इंग्लिश एजुकेशन शुरू किया। हमको वो इंग्लिश नहीं आने दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं रख रहे हैं, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हम तो फाइट करके करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश लगा ली। मगर ये लोग जो इवन बीजेपी लोग अलो नहीं कर रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस, ब्राह्मण्स अलो नहीं किए, और मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, ये लोग भी उन लोगों के चक्कर में थे। लोहिया एक रॉन्ग थियरी लाके हिंदी पढ़ना, इंग्लिश नहीं है बोल के एक स्लोगन दिया। और आप ये योगेंद्र यादव बोल के एक, उन्हें लोहियाइट, उन्हें भी इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। अरे ये लोग अपना बच्चों को इंग्लिश में, वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट बोलता नहीं, इंग्लिश में, क्लासरूम इंग्लिश में कैसा होता, प्राइवेट स्कूल्स में कैसा होता। अशोका यूनिवर्सिटी चलता, अंबानी, अदानी तो स्कूल चलाते, अपने बच्चों को सेंट मेरी, सेंट एन, सेंट जोसेफ, सेंट स्टेफन कॉलेज को, स्कूल को भेजाते आप लोग प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो वेंकैया नायडू एक शूद्र आदमी है और योगेंद्र यादव एक यादव है। उन्हें बोलता पूर्व गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना नहीं, वो लोग हिंदी में पढ़ना। अरे आपका दिमाग को कौन अरेस्ट है? तुम शूद्र है भाई। यही ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स, जो लोहिया एक बनिया था, गांधी एक बनिया था, और पीसी जोशी एक बनिया था, ज्योति बासु एक कायस्थ, ये लोग तुम्हारे ऊपर एक
ब्राह्मणवाद को लगा के मार्क्सिज्म, लोहियाइज्म और गोलवारकर, सावरकर थियरी सब तुम्हारा सिर पे रख दिए। मैं उससे बहुत दूर हूँ। मैं रक्षा कर रहा हूँ। मेरा दलितवाद फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं ये क्यों लिख रहे हैं आप? अरे नहीं, उन लोग बोल रहे हैं बुद्धिस्ट है, हमारा प्रॉब्लम हिंदुइज्म नहीं है। ओके, मगर हमारा प्रॉब्लम साइंस को किसका है, टेक्नोलॉजी किसका? और बॉर्डर पे जो चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे रह के कौन लड़ाई कर रहे हैं, कौन मर रहे हैं? शूद्रों के बारे में दलित इंटेलेक्चुअल्स नहीं बात करते क्या? शूद्र एक कॉन्सेप्ट है ना, और प्रोडक्शन एक साइंस का कॉन्सेप्ट है ना, उसको तुम क्यों बात नहीं करते? वैसा है तो ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल से तुम्हारा क्या अलग हो सकता? मैं अगर दलितों के बारे में मैं बात नहीं करता, ना आदिवासी के बारे में मैं बात नहीं करता, केवल मेरा जात के बारे में मैं अगर बात करे तो मैं कैसा इंटेलेक्चुअल होता हूँ? ये बात exactly. इसको काफी लड़ाई होना है। यूनिवर्स लड़ाई जो है, मैं हथियार लेके लड़ाई होना बोल के नहीं बोल, मेरा एक स्लोगन है, रीड राइट एंड फाइट। पढ़ो, लिखो, फाइट कर। अंबेडकर ने बोला एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। ये जब पूरा इलिटरेसी का देश में उन्हें एजुकेट करने के लिए मीटिंग रखो, ये वो बोला, और उसको ऑर्गेनाइज करो, एजिटेट करो। अब हमारे लोग क्लास 1 से लेके एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 से लेके 12th क्लास अपना अपना गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो बच्चियां भी इंटेलेक्चुअल्स बन जाते। जो न्यूटन पीएचडी नहीं था, उन्हें एक स्कूल ग्रेजुएट, और बहुत साइंटिस्ट स्कूल ग्रेजुएट्स थे। वो लोग काफी साइंस को, व्हाइट ब्रदर्स भी ऑर्डिनरी स्कूल ग्रेजुएट थे। इसीलिए भारत में शूद्र, दलित, आदिवासियों से हजारों इंटेलेक्चुअल्स निकले, मगर उसको इंग्लिश एजुकेशन दो, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को इक्वलाइज कर दो, स्कूल को अच्छा कर दो। ये करने सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि एक तरफ हम बाबा साहब को देखते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि जो ये सारे जो काम है जो दलित कम्युनिटी जो करती है नॉर्थ इंडिया में, काऊ बेल्ट में या फिर पूरे भारत में, उन कामों को हमें छोड़ना होगा, है? और दूसरी तरफ आप हैं जो उन दलित लोगों के कामों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर आते हैं। क्या ये आपस में अंतर विरोध नहीं है? क्या आप बाबा साहब की उन बातों को काटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब ने एक लेवल पे एक थियरी बना के गए 1956 तक। उन्हें जो लिखते आके काफी अर्ली एज में, 65 इयर्स अर्ली एज है, मेरा 70th ईयर में हूँ। उन्हें बुद्धिज्म लिया, सडनली मर गए। वो बुद्धिज्म में भी रिफॉर्म नहीं आए, वो पाली लैंग्वेज में प्रेयर कर रहे हैं, मांक लोग जैसा ब्राह्मण प्रीस्ट के जैसा सेमी नेकेड रहते हैं, क्लीन शेव करवाते हैं, और वुमेन में काफी ओल्ड प्रैक्टिसेस चलते रहते हैं। तो बाबा साहब जब तक उन्हें जिंदा था हमको एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी। उन्हें अगर नहीं लिखे तो कॉन्स्टिट्यूशन काफी प्रॉब्लम्स रहे थे, उन्हें काफी सेटल कर। मगर उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होना वो किताब में देख के रिसर्च करे तो वो ये देश में किताब में हमारा जिंदगी नहीं है। Exactly. तो आदिवासी का जिंदगी, दलित जिंदगी, शूद्रों का जिंदगी नहीं है। देखिए, आप वेदों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, पूरा शूद्रों का जिंदगी नहीं है। दलित भी शूद्र थे,
बुद्धिज्म आते वक्त दलित भी शूद्र में थे और लेदर वर्क को अनटचेबल बना के उसको अलग कर दी। ये पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो शूद्र दलित आदिवासी लोग एक नेशन को बिल्ड किए, उसको कोई किताबों में लाना, उसको बेस करके कौन इसको एक थियरी बनाना। बाबा साहब तो जो कुछ उन्हें करना है कर दिया। वेदों को, रामायण महाभारत सबको एनालाइज करा और दूसरा रिलीजन से कंपेयर किया। वो अनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, ओवर द शूद्रास लिखा। उसके बाद दलित स्कॉलर शूद्रों के बारे में बात नहीं कर, हम कर रहे हैं, हम शूद्र हैं। तो शूद्रों में दो सेक्शन है, एक तो रिजर्वेशन में है, एक तो रिजर्वेशन के बाहर में है। मगर उसके अलावा जो ब्राह्मण बनिया कायस्थ खत्री लोग, वो लोग इंग्लिश को पकड़ लिया, इंटरनेशनलाइज बन गए। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट एक ब्राह्मण बन गई और ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्राह्मण बन गए। ये हालत में शूद्रों को एक स्पिरिचुअल लिबरेशन का थियरी और सेल्फ रेस्पेक्ट बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्टिव नॉलेज, देयर साइंस, देयर इंजीनियरिंग, देयर मेडिसिन, देयर हिस्ट्री कौन बोल रहा है? और विलेज के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। दलित रिसर्च स्कॉलर्स दलितों के ऊपर कर रहे हैं, पर वो भी कितना लेदर टेक्नोलॉजी बिल्ड किए, कितना लेदर इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए, उनसे क्या अग्रेरियन रेवोल्यूशन है, उस पर ज्यादा नहीं है। तो पोस्ट हिंदू इंडिया वो एक नया प्रिंसिपल लाके रिसर्च स्कॉलर्स के सामने रखा। ये हायर स्टडीज में काफी न्यू थिंकिंग आ रहा है। डिग्निटी ऑफ लेबर स्कूल्स में पढ़ा रहे नहीं। ब्राह्मण बच्चे अब भी समझते हैं हम प्योर है, हम ग्रेट है, पर अगर वो लोग मट्टी टच नहीं करते, हल को देखते नहीं, गाय को फीड नहीं करते, कैटल को देखते नहीं, वो जिंदगी क्या है इन लोगों को पता नहीं है। कौन बात करना है डिग्निटी ऑफ लेबर टीच करने के लिए? और शूद्रों में इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। आप देखो जाट में नहीं है, पटेल्स में इसके लिए बात करने का कोई नहीं है, रेड्डीज नहीं है, कमास रही है। मैं अकेला लिखते 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 बात करते जा रहा हूँ और मुझे इतना डराने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए भी तैयार नहीं, वो मरने दो, मरे तो उन्हें मारा। अरे ये हालत में अगर मॉडर्न 21st सेंचुरी वर्ल्ड में है तो भाई, जब मेरा नाम शपथ लगाने के बाद मेरा ऊपर हमला इतना हो रहा था, देश में कोई मेरे लिए सपोर्ट नहीं दे रहे थे, तो अमेरिकन पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी चर्चा करेगा। अगर मुझे कल वो लोग मार देंगे फिर भी ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, मगर दुनिया में चर्चा होना है ये कंचाइला शपथ कौन है, क्या लिखा हो। उसीलिए मैं एक लार्जर फिलोसॉफिकल तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस और मेडिकल साइंस सबको लाके विलेज से लेके पूरा देश का एक सिस्टम को एग्जामिन, ये किताबों में नहीं रहता। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो किताब है हिंदुत्व मुक्त भारत पोस्ट हिंदू इंडिया, ये किताब उन दलित, बहुजन, दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, उन सभी के अंदर एक सेल्फ प्राइड जनरेट करने की कोशिश करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आपके जो पुरखे थे वो बहुत ही साइंटिफिक थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका था। भारत में जितनी भी वैज्ञानिक पद्धतियां इजाद की गई हैं वो सब उनकी देन है। ये आप समझाना चाहते हैं पूरे बहुजन कम्युनिटी को इस किताब के माध्यम से? सही समझ? वो किताब तो नहीं, ये किताब माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं, नहीं मैं कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की बात कर रहा था सर। ये जो है आदिवासी से शुरू होता, एक पहला उसका चैप्टर है क्या, हाउ डज हिंदुइज्म डाई इफ दे डोंट रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है
मैपिंग द सुसाइडल कोर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में एक सुसाइडल कोर्स है, वो अपने आप को सुसाइड करने का एक सिस्टम बनाना। देखिए हिंदुइज्म का लाइफ एंड यही नाम को लेके ज्यादा नहीं है। राजा राम मोहन राय से शुरू हुआ। वो कब था? 19th सेंचुरी में उन्हें पैदा हुआ और 1830 में मर गया। उनसे शुरू हुआ हिंदुइज्म का नाम। उससे पहले मुस्लिम लोग इसको हिंदुइज्म कहते थे, हिंदुस्तान भी कहते, मुगल साहब अलबेरूनी बोल के एक 12th सेंचुरी का एक मुस्लिम स्कॉलर ये नेम दिया, ये नाम उन्हें ही दिया। मगर ब्राह्मण सोन किए। राजा राम मोहन राय से लेके आता ये ज्यादा से ज्यादा 200 साल का रिलीजन आइडेंटिटी है। उससे पहले ब्राह्मणवाद अलग था, शूद्रवाद अलग था, दलितवाद अलग था, अपना अपना देवता थे, अपना अपना सिस्टम भी। इसीलिए ये लोग समझना है, अगर कास्ट सिस्टम को अबॉलिश नहीं करते और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भगवान का डिफिनेशन में नहीं लाते, ये लोग बोल रहे हैं ब्राह्मण बनिया आरएसएस सब लोग, गाय जो है पवित्र जानवर है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि भैंस का इश्यू क्या है? भैंस पवित्र जानवर नहीं है? बफेलो क्या दूध नहीं दे रहे? उसका दूध नहीं पी रहे थे? बफेलो का दूध काला है क्या? और गाय का दूध बिल्कुल व्हाइट है, सफेद है, तो बफेलो का दूध, बफेलो दूध कर्ड नहीं बन रहा। ये बफेलो कोई डोमेस्टिकेट नहीं किए। हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले इंडियन जो शूद्रास, प्री आर्यन शूद्रास, उसको डोमेस्टिकेट करिए। जब दलित और शूद्रास एक ही थे, ये ट्राइबल और हम सब एक ही थे जब, तो वो जानवर को शैतान बना दिए और गाय को पवित्र बना दिए। पर कौन देख ला रहा हो गाय को? तुम्हारा चिल्ड्रन इंग्लिश मीडियम में क्यों बैठ रहे हैं? कैटल के साथ जाने दो। हमारा चिल्ड्रन इंग्लिश पढ़ाया। उसीलिए मैं एक स्लोगन भी डेवलप किया, ब्राह्मण बच्चे संस्कृत पढ़ो, बहुजन बच्चे इंग्लिश, संस्कृत पढ़ लो। क्योंकि पूरी दुनिया में जितना जो बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिलता है वो अंग्रेजी भाषा में ही मिलता है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है सर, सबाल्टर्न नारीवाद का एक चैप्टर आपने इसमें दिया है, जिसमें कि आपने नारीवाद के ऊपर जिक्र किया है और किस तरीके से जो बहुजन कम्युनिटी है उसके अंदर नारीवाद की अपनी एक परिभाषा है जिसको कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। आज की डेट में भी जो फेमिनिस्ट जो पूरा एक कम्युनिटी है वो दलित पैट्रियार्की शब्द लेकर आ जाती है कि दलितों के अंदर तो पैट्रियार्की है, लेकिन अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, उसमें मैं आदिवासियों को एक नया नाम दिया, अनपेड टीचर्स। वो उनको पेमेंट नहीं करे हम लोग, तो टीचर्स हैं। या उसके बाद तो चमार का जो लेदर वर्क किए दलितों में, उन लोगों को सबाल्टर्न साइंटिस्ट बोले। वो लेदर वर्क पूरा साइंस है, कैसा चमड़ा निकालना, कैसा उसको साफ करना, कैसा उसको सॉल्ट लगाना, कैसा उसको अदर आइटम्स लगाना, वो 11 प्रोसेसेस है उसको। तो फ्रॉम स्किन टू लेदर वो लोग बना के हमको लेदर गुड्स एंड कमोडिटीज, वो लोगों को मैं बोला सबाल्टर्न साइंटिस्ट। उसके बाद जो पासवान के जैसा कम्युनिटी है, मालास है, महार्स है, अंबेडकर का कम्युनिटी भी उन लोगों को मैं प्रोडक्टिव सोल्जर्स बोला। वो विलेज का रक्षण किया, जो एक्सरसाइज करते थे, हल चलाते थे,
कैटल को प्रोटेक्ट करते थे और पूरा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को लोग एक रूप देते थे। और बाद में सबाल्टर्न फेमिनिस्ट भी एक चैप्टर है, वो धोबी का पूरा काम औरत करते। वो लोग सोप को, ऑयल सोप्स को डिस्कवर किए और कपड़ा सफेद बनने का, क्लीन करने का और उसको वाटर को लेके तालाब जाके उसको बॉईल करने का एक टेक्नोलॉजी डेवलप किए। वो लोग हैं सबाल्टर्न फेमिनिस्ट। उसके बाद माई बार्बर्स को कहा सोशल डॉक्टर। ये इसमें आपने विदेश का कोई एक उदाहरण भी दिया है। या इंग्लैंड में तो डॉक्टर्स का एसोसिएशन का हेड बार्बर रहता। अच्छा। बिकॉज एयर कटिंग एक साइंस है, वो एयर सर्जरी बोलते हैं वो लोग। अच्छा। एयर कटिंग, तो वहां से वो उन लोगों को ना, और जो यादव पाल के जैसा लोगों को मैं मीट एंड मिल्क इकोनॉमिस्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मीट एंड मिल्क नहीं है देश, ये देश अगर वेजिटेरियन होता था जैन्स के जैसे, देश कभी मरता। उन लोगों का आरएसएस का थियोरेटिशियन जो सावरकर था, उन्हें भी बोला अगर ये देश को आप मांसाहार से दूर करेंगे, ये देश को फिर कोई ऑक्युपाई करेगा, चाइना करेगा, पाकिस्तान करेगा। बिकॉज मजबूत रहना बोले तो मीट खाना जरूरी है। और उसके बाद जो आयरन स्मिथ्स है, गोल्ड स्मिथ्स है, पॉट बनाने वाले, ये सब लोगों को मैं अननोन इंजीनियर्स, ये सब इंजीनियर्स, इसके बारे में कहीं हम लिखे नहीं। तो अम्बेडकर क्यों नहीं लिखा बोल के आप पूछ नहीं सकते। उनकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने अपना काम किया, अब इस काम को आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें दुनिया को अलग तरह से यूरोपियन मॉडल से देखा और स्टडीज भी वही करनी। और उसके बाद फूड प्रोड्यूसर्स थे, जाट है, गुज्जर है, पटेल है, मराठा है और बापू है, रेड्डी है, पूरा फूड प्रोड्यूसर। ऐसा लैंड को टिल करना, कैसा एक हल बनाना, उसको कौन सी फूड यूज करना, ये पूरा टेक्नोलॉजी। उसके बाद सोशल स्मगलर्स एक चैप्टर है, जो बिजनेस अपने हाथ में रख के दूसरों को अलाउ नहीं किया। ये ब्रॉडली हिस्टोरिकल बनियास के बारे में। हाँ, एग्जैक्टली। इसी चैप्टर को लेकर आपके ऊपर हमले भी किए गए थे। या तो स्पिरिचुअल फास्टिस्ट बोल के, ये ब्राह्मण पुजारी जो है, अगर हिंदुइज्म सबका है तो उन्हें राइट टू स्टडी संस्कृत, वेद, रामायण सबको देना। अब बच्चों को एडमिट कर लो, उसको पढ़ाओ, उसको डिग्री दो, किसको अच्छा मार्क्स आए तो सिलेक्शन कमेटी पे सेलेक्ट कर लो कौन कौन सी टेम्पल का पुजारी होना। अब राम टेम्पल बना रहे हैं, उसमें तुम एक ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण जाति पुजारी बनेंगे तो टेम्पल सबका नहीं होता। एग्जैक्टली, सिंपल है। तो ये बात आप यूपी बिहार में ज्यादा करना पड़ेगा, क्यों? हमको ये राइट नहीं है। तो उसके बाद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटेलेक्चुअल गुंडास। ये इंटेलेक्चुअल सिस्टम जो है गुंडा सिस्टम बन गया जी। तो 206 पेज नंबर हिंदी से लेके अरुण शौरी तक, उसके बाद आप जो लिख रहे हैं ये बिल्कुल उसमें लेफ्ट है, राइट है, ब्राह्मण फैमिली में, बनिया फैमिली में पढ़ के दूसरों का नॉलेज को रिकॉग्नाइज ही नहीं, और उसको पोल्यूशन समझे, उसका ब्रेन वीक समझे। अरे ये क्या होता है? तो एक फिजिकल गुंडा है तो उसको टैकल कर सकते, अगर कोई इंटेलेक्चुअल गुंडा है तो उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ सिविल वॉर एंड एंड ऑफ हिंदुइज्म का चैप्टर। अगर ये इश्यूज को लेके सिविल वॉर शुरू होता, अब तक इंडिया में सिविल वॉर नहीं हुआ, एक्सेप्ट मुस्लिम किंग से हुआ, राजों के बीच में हुआ, ब्रिटिश लोगों से हुआ,
लेकिन सर और उसे कम्युनल भी तो राइट्स अपन सिविल वॉर में नहीं काउंट कर सकते ना उन्हें भी। या सिविल हाँ वॉर अलग होता है। हाँ सिविल एग्जैक्टली। वॉर एक अपसाइड डाउन सिस्टम क्रिएट करता है, हम्म। तो यहाँ अब पे तो तक दो नहीं हुआ। दो राजाओं के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो उसे अपन सिविल, दो राजाओं के बीच में, एक हिंदू राजा एक मुस्लिम राजा है, मुस्लिम राजा के बीच में हो रही है, हिंदू राजा के बीच में, तो सिविल वॉर। उसके साथ जो हाँ है वॉर वॉर हो गया। हाँ मगर जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, एग्जैक्ट। अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, चाइना में भी सिविल वॉर्स थे, पेजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट किंग्स। हम्म और जो फॉर्मर एजुकेशन, हम्म फॉर्म लॉस के बाद, बीजेपी लाने का हम्म फॉर्म लॉस के बाद जो फॉर्मर एजुकेशन था, हम्म। उसमें सिम्टम्स ऑफ सिविल वॉर ज्यादा थे। अच्छा। वो रेडी हो गए, हम्म वो रेड रेड फोर्ट तक गए, वो अपना आर्ट्स लेके आए, हम्म पंजाब फार्मर। हम्म वो पूरा शूद्र थे, हम्म दलित थे, हम्म आदिवासी थे, हम्म लेबर थे। उसको एक सिम्टम ऑफ सिविल वॉर बोलते हैं। हम्म जो 1 ईयर 13 मंथ्स हम्म जो जो दिल्ली बॉर्डर्स को ऑक्युपाई कर लेके हम्म वो फार्मर्स फाइट करे, हम्म वो देश में पहले सिम्टम ऑफ सिविल वॉर। हम्म। वैसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। वो कम्युनिस्ट सिविल वॉर ट्राई करे, हम्म मगर वो अलग था, छोटा छोटा एरिया में। हम्म तेलंगाना आर्म स्ट्रगल था, हम्म तेबागा था। हम्म बट पहले बार शूद्रों का, दलितों का, आदिवासियों का हम्म फार्मर्स सिविल वॉर शुरू हुआ। हम्म बीजेपी आ, हम्म वो लोग समझ के उसको पीछे ले लिए। हम्म अब वो वहां रोक गए। तो हम्म उसके बाद पोस्ट हिंदू इंडिया क्या हो, हम्म क्या क्या इश्यूज पोस्ट हिंदू इंडिया का एसेंस बनता है, हम्म। ये पूरा चैप्टराइजेशन है। हाँ। ये बिल्कुल नया मेथोडोलॉजी है, हम्म नया स्टडी है। हाँ। इसको अगर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्टडी करना बोले तो हम्म 10 करोड़ रुपए हम्म खर्च करे तो भी इतना डेटा नहीं। हम्म। 10 करोड़ करे हाँ। तो भी इसमें जो नेम्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का नेम्स है, जात का नेम्स है, उतना डेटा नहीं मिले। ये एक किताब, एक बहुत महत्वपूर्ण हम्म किताब निकला है, हम्म और मेरे हाथ से निकला, मगर ये लोगों का किताब है। हम्म वो इंडियन हिस्ट्री जो 3-4 थाउजेंड ईयर से, हड़प्पा से लेके हम्म अब तक जो हिस्ट्री है, हम्म वो अनरिटन हिस्ट्री को मैं लिखने में पहली बार रखा। हम्म ये अगर पीसफुली रिजॉल्व नहीं होता तो सिविल वॉर में तो जरूर पुश हो चले जाए। क्या इसके इसके लिए आप कोई समय सीमा भी निर्धारित की है आपने कि कितने सालों के अंदर अब भारत सिविल वॉर की तरफ बढ़ेगा या सिविल वॉर हो सकता है भारत के अंदर? नहीं, देखिए, मैं मेरा 50 ईयर्स का जो कॉन्शियस लाइफ, हाँ। स्टूडेंट डे से ले हम्म स्कूल और कॉलेज, हम्म हायर स्टडीज, हम्म मैं देख रहा हूँ इंटेलेक्चुअल जो है, ब्राह्मण बनिया कायस्थ खत्री, हम्म जो द्विजाओं से जो लेफ्ट में हम्म आए, राइट में आए, हम्म लिबरल्स में आए, हम्म वो लोग इंडियन प्रोडक्शन सिस्टम को स्टडी करना, हम्म उसको नीच और ऊंच, हम्म पोल्यूशन और प्योरिटी, हम्म वो सांस्कृतिजाइजेशन, उसमें से बाहर उसको निकालना, वो नहीं कर। हम्म वो लोग, मैं दलिताइजेशन के बारे में लिखा, जैसे सब लोग खाना खा के हम्म जीना एक दलित सिस्टम होता है, हम्म उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, हम्म तो उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इवन अब भी हम्म वो लोग समझते हैं पंचा इलैया एक बड़ा विद्वान नहीं है, हम्म वो कई छोटी यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में पढ़ लिया, हम सब इंग्लैंड में पढ़ रहे, पढ़े अमेरिका में पढ़े, हम्म ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे, हम्म या दिल्ली में पढ़े। हम्म ये इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दिल्ली से इंपोर्ट नहीं होता, हम्म गांवों से ही इंटेलेक्चुअल एक रेवोल्यूशन निकलता। हम्म मैं, सही है, मैं अंबेडकर के जैसा अमेरिका जाके नहीं पढ़ सका, हम्म मुझे इम्पॉसिबल था।
और फिर भी ये देश का नर्व को, ये देश का उत्पादन नर्व को, शूद्रों का, दलित आदिवासियों का नर्व सिस्टम को मैं पकड़ लिया। उसके ऊपर इवन भविष्य में भी मैं जब तक जिंदा रहता हूँ तब तक मैं ये हाथ को, जब तक क्षति होता है तब तक इंग्लिश में ही लिखता हूँ, क्योंकि एक बार इंग्लिश में लिखे तो दुनिया पढ़ते हैं। और इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज होना है, एक ही भाषा देश का होना है। हाँ। मैं ये पूरा सब भाषाओं से और प्लूरलिज्म ग्लोरलिज्म मैं नहीं मानता। अंबेडकर ने बोला अगर इंग्लिश को रखो नहीं तो संस्कृत। संस्कृत तो वही लोग इनकार कर दिए, ब्राह्मण लोग ही नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग इंग्लिश में, बनिया लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अंबानी अदानी का चिल्ड्रन भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। संस्कृत तो वो लोग भी छोड़ दिए। तो हिंदी तेलुगु मराठी ये भाषा कुछ नहीं कर सकते। तो एक दिन विद इन नेक्स्ट 100 years इंडिया इंग्लिश बात करने का नेशन बनेगा, बहुत मजबूत में नेशन भी बनेगा। और काफी अच्छा किताब, दुनिया को साइंस एडवांस करने का किताब यही देश से शूद्र दलित आदिवासी इंटेलेक्चुअल से निकले, वो मेरा विश्वास है। और मुझे भरोसा है कि इंग्लिश रेवोल्यूशन शुरू हो गया, इससे वो लोग मारना जरूरी है। वो पीसफुली होगा, क्योंकि एक बार पूरा देश बच्चियां 12th तक इंग्लिश मीडियम अपना गांव में पढ़ लेते हैं, तो हमारा बच्चियां काफी ग्रेट राइटर्स निकालते हैं, ग्रेट आर्टिस्ट निकालते हैं, हॉलीवुड गिलीवुड पूरा ऑक्युपाई करते हैं, उतना बड़ा टैलेंट। सर मैं दोबारा एक अपने पुराने प्रश्न पर आऊंगा कि इसमें आपने एक चैप्टर में जो सबाल्टर्न नारीवाद का एक चैप्टर है, उसमें आप पुरुषों का स्त्रीकरण नाम से एक आपने एक टाइटल दिया, एक पैरा लिखा हुआ है, टॉपिक है। आज की डेट में हम देखते हैं कि दलित पैट्रियार्की सब लेकर आए हैं, लाया जा रहा है। इवन जो दलित कम्युनिटी की भी जो फेमिनिस्ट कुछ फीमेल्स हैं, उनका मानना ये है कि दलित कम्युनिटी के जो मेल हैं वो उनकी समस्याओं को समझ नहीं सकते या समझना नहीं चाहते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक तरफ बात कर रहे हैं पुरुषों के स्त्रीकरण की, और यहाँ हम देख रहे हैं कि आज के देखिए जी, हाँ, वो दलित मैन है या शूद्र मैन है, ओबीसी मैन है या आदिवासी, ये लोग एक अलग फिलॉसफी महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के जैसा इक्वल तौर पे काम करना, इक्वल तौर पे पढ़ना और एक नया क्रांति को लाना बहुत इम्पोर्टेंट। अंबेडकर से एक तरह वो नहीं हो पाया, क्योंकि रमाबाई जो है बिल्कुल इलिटरेट थी, क्या राय के पूरा फैमिली का स्ट्रगल कर ली उन्हें। अंबेडकर बाहर जाके पढ़ के आए तो उन्हें उसको काफी सहायता दी, स्ट्रगल करी, उन्हें स्टार्व करके बच्चे भी मर गए, जैसा कार्ल मार्क्स का चिल्ड्रन हुआ, जैसा अंबेडकर का चिल्ड्रन। तो वो मॉडल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, फुले का मॉडल। जब तक मेरा जिंदगी है मैं शादी नहीं कर लिया, मैं समझा कि मैं शादी करके ऐसा लिखना स्ट्रगल करना करे तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा कम्युनिटी में एजुकेटेड बच्चे भी नहीं थे, और मैं भी एक इलिटरेट बच्चे को शादी करके उसको तकलीफ देना, उसको जो समझ में नहीं आता वो मैं लिखते बैठना।
मेरा आत्मकथा में मैं वही बोला। तो एक तो रेवोल्यूशन आएगा, फुले का जिंदगी काफी आधार है, वो गौतम बुद्ध का जिंदगी से भी बहुत इंस्पिरेशनल जिंदगी, वाइफ को खुद एजुकेट करते उन्होंने, जो एक रेवोल्यूशन लाया। तो मुझे उसमें मैन वुमन इक्वालिटी में सावित्रीबाई और फुले का एग्जाम्पल बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मैं मेरा काम मैं कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा रह तब तक मैं एक मैन के जैसा कैसा वुमेन के साथ एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ चलाता हूँ, बाहर कैसा रहता हूँ, घर में कैसे मेरा रिलेटिव से कैसा रहता हूँ, ये पूरा एक सवाल होता है। कोई आदमी को मरने तक टेस्ट होता है। तो मुझे जो जज करना है आपके जैसा यंग लोग, मैं मरने के बाद ही जज। तो वो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। काफी अच्छा इंटरव्यू करे हैं। तो ये किताब को लोग हिंदी में ज्यादा पढ़ना है। आप भी इसको छोटा छोटा बुकलेट्स इंग्लिश में डाल ले सकते हैं, एक एक चैप्टर को एक एक बुकलेट, और लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से मैं इसको लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक चैप्टर पे एक एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या छोटा छोटा बुकलेट्स तेलुगु में आए हैं? अच्छा, वैसा हिंदी में भी एक एक चैप्टर को एक बुकलेट डाल दीजिए। उसको कुछ परमिशन गिरमिशन कुछ नहीं है, आप डाल ले सकते। क्या इसका हम ऑडियो बुक बना सकते हैं? ऑडियो बुक इसका बना सकते हैं हिंदी में? बनाइए, रीड इट आउट, या ऑडियो आप बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा जी। तो इसके लिए मुझे आपसे कोई एक्स्ट्रा परमिशन की जरूरत तो नहीं है? नहीं जी, आप कर दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कांचैलैया सर। मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि बहुजन साहित्य की भी वेबसाइट है बहुजनसाहित्य.com, इसका हम लोग हिंदी वर्जन भी लॉन्च कर रहे हैं, बहुजनसाहित्य.in, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। तो अगर कभी भी आप कोई आर्टिकल लिखना चाहें तो ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, आप इस पर भी लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच। मैं मेरा ईमेल आपको भेज दिया। जी, आपका व्हाट्सएप में रखा मैं, आप उस पर मुझे पूरा लिंक वगैरह भेजिए। बिल्कुल, और बाद में टच में रहेंगे। बिल्कुल सर। अभी आपकी सिर्फ एक ही किताब मैंने पढ़ी है, इसके अलावा आपकी कई सारी किताबें हैं, तो उनको भी मैं पढ़ूंगा और आपसे उनके ऊपर भी चर्चा करूंगा। बहुत ही अच्छी चर्चा मुझे लगी, बहुत ही इन डेप्थ में आपने समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजत, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। जी, शुक्रिया सर आपका, ऑल द बेस्ट जी। अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कांचैलैया सर, जिन्होंने अपने बहुत सारी बेहतरीन किताबें लिखी हैं। उन्हीं की एक बेहतरीन किताब है हिंदुत्व मुक्त भारत, जिसके ऊपर अभी हमने चर्चा की। ये चर्चा आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आपसे मेरा निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। आर्थिक मदद करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, किसी लेखक के साथ, किसी बहुजन मुद्दे के ऊपर, सोशल सामाजिक मुद्दे के ऊपर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।